प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स बच्चों अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं ना, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स? दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एन अल्फा अमीनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्फा कार्बन है, उस पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमीनो, अमाइन ग्रुप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। आर कैन बी एनीथिंग। बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, आर को वेरी करा करा के, डिफरेंट आर लगा लगा के डिफरेंट अमीनो एसिड्स बनते रहते हैं। इन सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड हो गया हमारा, जिसमें आर एच होता है। इसको बोलते हैं ग्लाइसीन। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसीन, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, जब आर क्या हो गया हमारा? एच, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में पूरा टेबल बना हुआ है, आर एच है तो ग्लाइसीन बोलते हैं। आर अगर सी एच थ्री है, स्मॉलेस्ट तो सिर्फ पहले वाला ही है, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड तो ग्लाइसीन ही है। बाकियों में अगर सी एच थ्री है ये, तो इसको एलानाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलानाइन। ओ, एलानाइन। वेलिन, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो पंगा ये है कि आपको एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में नेचुरल अमीनो एसिड्स का, ठीक है। तो कई बार वो भी है ना, मीन्स में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं जिसमें अगर आपको वो याद ना हो तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब ऐसे क्वेश्चन मुझे तो नहीं पता कैसे कर सकते हैं ना, टेबल को याद करना तो मतलब मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये चीज। बाकी कुछ दो चार याद रख सकते हैं, बाकी टेबल को याद करना तो बच्चों मेरे लिए तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि कुछ इनमें से कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड है, कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है। तो वो आपको जब तक आपको नाम ना पता हो उनका, है ना, या फिर ये ना पता हो कि वो क्या है, स्ट्रक्चर ना पता हो, तो वो नहीं हो सकते क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। यहाँ पे जेईई में से पता नहीं 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, है ना। अब वो तो चाहते हैं पूरा आप एनसीईआरटी रट लो, है ना। तो उतना तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक वर्ड याद हो, लेकिन इसमें हम बेसिक चीजें समझ जाएंगे सारी की सारी। लेकिन ये टेबल रटने वाला काम, ये काम बच्चों आपको, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितना आप याद रख सकते हो, कितना नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? समझ आ रही मेरी बात सबको? तो पहली चीज ये अल्फा अमीनो एसिड्स बहुत टाइप के होते हैं। आर की वैल्यू, आर कुछ भी लगा दिया, यहाँ पे एच लगा दिया, तो सबसे छोटा इज ग्लाइसिन, है ना। ग्लाइसिन इकलौता है जो, जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, इकलौता जो नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। इसमें कायरल कार्बन नहीं है, वरना आपको पता ही है आर सारे के सारे क्या होंगे? कायरल होंगे, क्योंकि आर अगर डिफरेंट होगा, एच नहीं होगा, तो फिर वो कायरल बन जाएगा। समझ में आ रही सबको बात? ठीक। एक और इसमें बच्चों पॉइंट होता है, सारे अल्फा जो सारे नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो एस कॉन्फ़िगरेशन के हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के हैं? एस, आर एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। तो ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स, ऑल नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल नेचुरल अमीनो एसिड्स हैव एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस में से एस होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसमें से पहचानो कि कौन सा नेचुरल अमीनो एसिड है, तो आपको उसमें सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा एस है, ठीक है। बाकी तीनों आर दे रखे होंगे, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आर एस पहचान के हम उसमें बता सकते हैं।
अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखते हैं इनको कि ये जुड़ते कैसे हैं। अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते जाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन इज अ पॉलीमर। तो अमीनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ज्वाइन हो रहे थे, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन हो रहे थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, ग्लूकोसिडिक जो भी बोले थे उसको यार, है ना। यहाँ पे जो लिंकेज होती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे लिंकेज का नाम होता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। नाम चेंज हो गया लिंकेज का, वहां पे ग्लूकोसिडिक लिंकेज था, यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज। नाम चेंज हुआ है। होता क्या है ये भी, पानी उड़ा के, है ना। जैसे मान लिया दो ग्लाइसिन अगर मैं ज्वाइन करूं, दो ग्लाइसिन अगर मैं ज्वाइन करूंगा बच्चों, तो बहुत सिंपल है, वही ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। अच्छा, आपने ये लास्ट वाला चैप्टर पढ़ा नहीं, ऑर्गेनिक का? इससे पहले सीधे इस पे कूद गए आप लोग। आपने बोला हम तो उससे पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये पानी उड़ा के, हमारा सबको यहाँ से पानी उड़ाया जाता है। दो कैसे ज्वाइन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स? पानी उड़ा के, कंडेंस होके। अंडरस्टूड एवरीवन? और बन जाता है NH2CH2CONH। This CONH is peptide linkage. इतना समझ आ गया सबको? अर्णव क्लियर है? देवांश? सर कैसे हुआ ये? पानी उड़ा के यार, पानी उड़ाना भूल गया? अच्छा, OH और H, है ना। अब वो कैसे हुआ, तो वो तो आप लोगों ने पढ़ी नहीं है रिएक्शंस, भी लास्ट चैप्टर था ना, या माइंड्स में था। यस सर। ये अटैक हुआ, है ना, OH हटा तो H और OH हट गया, ठीक है बच्चे, CONH। तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अब बता, समझ आ गया? तो अमीनो एसिड्स वो जो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते हैं, है ना, किससे ज्वाइन होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो जब दो अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड क्या होता है? दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके बनता है, ठीक है। तो डाइपेप्टाइड में कोई पूछे तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? एक होगा। दो को ज्वाइन करने के लिए कितने बॉन्ड बनेंगे बच्चों? एक। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है। डाइपेप्टाइड, टू अमीनो एसिड्स आर joined by one peptide bond, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइपेप्टाइड। समझ में आ गई सबको कहानी? ये टर्म्स, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। Three amino acids joined by two peptide bond, tetrapeptide. Four amino acids joined by, clear everyone, three peptide bond. ठीक है, मेरे समझ आ गया इतना? कोई दिक्कत? तो ये होते हैं बच्चों पेप्टाइड। क्या होता है, कितने पेप्टाइड के क्या ज्वाइन हो रहा है ना। अब जैसे IIT में क्वेश्चन आता है तो उसमें जबरदस्ती हर चीज में मैथ्स घुसा देते हैं, है ना? एक क्वेश्चन आया था एडवांस में, एडवांस तक में इस पे क्वेश्चन आता है जब बहुत आसान सी मैथ्स, लॉजिकल मैथ्स घुसा दी थी। कैसे? उसने बोला भाई डेका पेप्टाइड है। क्या है? डेका पेप्टाइड, ठीक है। डेका पेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करके, उसमें हाइड्रोलिसिस किया हमने, ठीक है। कितना मास बनेगा? इस टाइप का क्वेश्चन सोचो। डेका पेप्टाइड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे? 9। नहीं। हाँ। और बच्चों हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हर पेप्टाइड बॉन्ड खुलेगा, उसमें खुलेंगे भी ऐसी पानी जोड़ के, वाटर ऐड करके। समझ आ रहा है सबको क्वेश्चन?
यस सर। पानी है ना, 18 मॉलिक्यूल्स पानी जुड़े हैं उसमें, तो 18 इंटू 9, तो जितना हमारा डेकापेप्टाइड था उसका मास था, उसमें 18 इंटू 9 और ऐड कर देंगे। समझ में आ रही है सबको कहानी? ठीक, ठीक है रुद्रांश, समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यस सर, आ गया। है ना? तो जैसे ये डाइपेप्टाइड है, अगर इसका मेरे को इसका मैं आपको मास दे दूं मुझे डाइपेप्टाइड का, और इसका हाइड्रोलिसिस करूं, बोलूं कितना मास बनेगा, तो उसमें एक वाटर ऐड कर देंगे हम, एक वाटर का मास 18 और ऐड कर देंगे, सिंपल। तो आईआईटी में ऐसे ही हर जगह मैथ्स घुसा देते हैं, लॉजिक लगाया उसमें क्या है और उसमें मैथ्स घुसा दिया। क्लियर एवरीवन? सर उनके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ट्रिक नहीं होते, लॉजिक बस लगता है ना? बस हमें ये टर्म्स कुछ ध्यान रखनी है। मेरी बात में आ रही है सबको कि डाइपेप्टाइड क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड क्या होता है, टेट्रापेप्टाइड, हमें यहाँ पे टर्म्स का मतलब समझना है, किस टर्म का मतलब क्या है। ओके, अब जैसे ये है, ये दो ग्लाइसिन को ज्वाइन करके बना है ना, तो इसका नाम इस तरह से दिया जाता है ग्लाई ग्लाई, है ना? तो दोनों जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनके पहले तीन वर्ड्स उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? पहले तीन वर्ड्स, ठीक है? जैसे कोई ग्लाइसिन, एलानाइन और ग्लाइसिन ज्वाइन करके बनेगा कोई, तो उसको बोलेंगे ग्लाई एला ग्लाई, ग्लाई एला ग्लाई। समझ में आ रहा है? तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या मतलब है? हर अमीनो एसिड के पहले तीन वर्ड्स उठा लिए और उसको ज्वाइन करके जो कंपाउंड बना है ना, उसका नाम इस तरह से लिखते हैं। बताओ जो यहाँ तक समझ आ रहा है सबको क्या पढ़ रहे हैं हम? तो इस तरह से ज्वाइन करते जाते हैं, और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं। 10,000 के आसपास इनका मोलर मास, 10,000 के आसपास एक एक मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है, ठीक है? प्रोटीन्स की डेफिनेशन होती है, प्रोटीन्स आर polymers of alpha amino acids having molar mass of the order of 10,000 atomic mass unit U। समझ आ रहा है सबको? ठीक। तो बहुत सारे जब अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन हो जाते हैं तो प्रोटीन बनता है, ठीक है? तो प्रोटीन्स, हम बहुत ज्यादा प्रोटीन्स नहीं पढ़ने वाले, हम अमीनो एसिड्स पढ़ने वाले हैं। हमारा इंटरेस्ट मेनली केमिस्ट्री में रहेगा अमीनो एसिड्स में, वो किस किस टाइप के होते हैं, कैसे ज्वाइन होते हैं, है ना? पेप्टाइड बॉन्ड, वो सब आपने देख लिया। क्लियर है बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड्स को हम और क्लासिफाई करते हैं फर्दर, बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में बच्चों दो ग्रुप हैं, एक NH2 विच इज बेसिक, है ना? हमारे चैप्टर में पढ़ते हैं वैसे हम कि NH2 इज बेसिक और COH इज एसिडिक। तो एसिडिक अमीनो एसिड में एक्स्ट्रा COH होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा COH, ठीक? फॉर एग्जांपल ये बेसिक स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड्स का, R की जगह मैंने मान लिया लगा दिया CH2COH, ठीक है? तो इस अल्फा अमीनो एसिड में दो COH ग्रुप है, एक्स्ट्रा फालतू है ना? दो COH ग्रुप है और सिर्फ एक बेसिक ग्रुप है, तो ये नेट क्या बन जाएगा? जो एसिडिक अमीनो एसिड। समझ आ रहा है सबको? सो सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका ये टेबल में से एनसीईआरटी में जो टेबल बना हुआ है, If it's called amino acid, then why is it basic? क्या? तो नाम तो अमीनो एसिड है, फिर तो बेसिक वही का तो, सिनेरियो क्यों बना दिया गया? सिनेरियो क्या, अमीनो भी तो लगा हुआ है, अमीनो इज बेसिक। एसिडिक, एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप,
ठीक है ना, समझना कि एसिडिक है वो न्यूट्रल है, नॉर्मल वाला न्यूट्रल है, उसमें एक COH और एक NH2 ग्रुप है, समझ आ रही बात है ना। यस सर। सो नाम से ये नहीं कंफ्यूज होना है आपको, आप बस ये है कि वही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है उसको ज्यादा औकात, उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है फंक्शनल ग्रुप्स में, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही मेन होता है, इसलिए उसके उसके अकॉर्डिंग हम अल्फा पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। ये बना हुआ है, इसमें जब R ये वाला ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं क्या, याद रख सको तो, ग्लूटामिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूटामिक एसिड। It is also a type of alpha amino acid, but it is an acidic amino acid. समझ में आ गई बच्चों कहानी सबको, देवांश क्लियर है, ये नव्या पायल सबको, COH एक्स्ट्रा है फालतू है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है, और अब जब NH2 फालतू होगा या बेसिक ग्रुप फालतू होगा एक्स्ट्रा होगा तो वो बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा। ऑलराइट बच्चों। सर बायो के क्या क्या क्या, सर बायो के बच्चे को तो ये सब आराम से आ जाएगा। हाँ सही बात है। तो ये बेसिक अमीनो एसिड, समझ आएगा तो एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड का मतलब सबको। जैसे एक लिखा हुआ है इसमें लाइसीन, इस टेबल में जो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में उसमें लिखा हुआ है एक लाइसीन, लाइसीन में आर इज दिस, ठीक है भाई समझ आ रहा है सबको, मेहर अंडरस्टूड, ईशा समझ आ रही बात, ठीक है। दीज आर सम अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स का, बेसिक अमीनो एसिड और एसिडिक अमीनो एसिड। सबसे पहले तो हमें ये सब पता होना चाहिए कि क्या होता है अमीनो एसिड, उसको जोड़ के उसको ज्वाइन करके क्या बनेगा, उसको ज्वाइन करके बनेंगे प्रोटीन्स। नेक्स्ट है इसमें एक पॉइंट है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ना ज्यूटरायन एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो देख लेते हैं, ये इस पे क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में आता ही है, स्कूल वगैरह में, ज्यूटरायन एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जैसे ये है NH2CH2COH, इसमें जो एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है, आपको समझ आएगा कि ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये दोनों की रिएक्शंस दिखाते हैं, ठीक है। एट वेरी लो पीएच, लो पीएच मतलब एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम पे क्या होगा बच्चों, एसिडिक मीडियम H+ जाके बेस पे चिपक जाएगा, है ना, बेस, NH2 हमारा बेस है, H+ में क्या होता है भाई, अमोनिया पे अगर हम H+ डालेंगे क्या बन जाएगा, अमोनिया आयन बन जाएगा, है ना, अमोनियम आयन बन जाएगा, तो इस पे H+ आके चिपक गया एसिडिक मीडियम में, ये कैटायनिक फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, कैटायनिक। समझ आ रहा है सबको, तो लो पीएच पे ये कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है, इस शक्ल में आ जाता है, एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ। सिंपल है बच्चों, समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं, कैटायन है तो कैथोड की तरफ मूव करेगा यार, ठीक है ना।
Yes, sir. एट हाई पीएच यानी कि बेसिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम होगा जब, तो क्या होगा बच्चों, तो इस जो ये जो ग्लाइसिन है इसमें से एसिडिक पार्ट रिएक्ट कर जाएगा, बेस जो है इसका H प्लस उड़ा देगा, क्या उड़ा देगा, H प्लस उड़ा देगा, बेस वो H माइनस जो है उसका H प्लस उड़ा देगा, तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी, CO माइनस बचेगा, क्या बचेगा, CO माइनस। अंडरस्टूड एवरीवन, COO माइनस। कौन सी फॉर्म आ गई, एनायनिक फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हाई पीएच पे ऐसी फॉर्म में आ जाएगा, एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा, एंड विल मूव टुवर्ड्स एनोड, किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। ओके बच्चों, समझ आ गई बात, ऐसा होगा हाई पीएच पे ऐसा, लो पीएच पे ऐसा। बीच में बच्चों एक ऐसी एक इंटरमीडिएट पीएच ऐसी आएगी जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी आती है बोर्ड वगैरह में लिखने के लिए, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बीच में एक ऐसी पीएच आ जाएगी बच्चों जिसपे ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में है। ज्विटर आयन फॉर्म क्या होती है, दोनों होंगे ज्विटर आयन फॉर्म में, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन का मतलब क्या होता है कि उस पे आयंस भी है फिर भी वो ओवरऑल न्यूट्रल है, आयंस होने के बावजूद वो ओवरऑल क्या बच्चों, न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। आयंस होने के बाद भी वो ओवरऑल न्यूट्रल है, ऐसी फॉर्म को बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ये कहानी आपको याद रखनी बच्चों, फिर ये कहीं की तरफ मूव नहीं करेगा, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। ऑलराइट, तो पीएच इज इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा, एंड इट विल नॉट मूव टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो कहानी सुना दी सबको, ठीक है। तो ये ये आपको ध्यान रखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है। इसके ऊपर वो जो न्यूमेरिकल भी आता है कि भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड करो, तो वो जो पीएच है जिसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं वो होता है पीके प्लस पीकेबी बाय 2 एवरेज। बेसिक बेसिक ग्रुप का पीकेबी और एसिडिक ग्रुप का पीके, उनका जो एवरेज होता है वो ही हमारा वो पीएच होता है जिसपे ये ज्विटर आयन फॉर्म में रहता है। समझ में आ रहा है सबको, तो आपको दोनों ग्रुप्स का एसिडिक का पीके दे देंगे, बेसिक का पीकेबी दे देंगे। ऑलराइट एवरीवन, समझ में आ रही बात, ठीक है। आपको क्या करना है, पीएच निकालने के लिए पीके प्लस पीकेबी बाय 2। क्लियर बच्चों, समझ में आ रही बात सबको, ठीक। ये हो गया आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल, यहाँ पे जो रहता है पीएच इज इक्वल टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, इसके क्वेश्चंस आप करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आइडिया लग जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों सबको, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बता दो। अच्छा, इसमें यार देखो अब एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन कि इसमें पंगा कहाँ रहता है, जब एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड रहते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिक बता रहा हूँ, है ना, वो थोड़ा सा बस ध्यान से समझ लेना। वो थोड़ा सा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिर्फ एडवांस लेवल की, ठीक है ना, वो मेंस में पूछा जाते हैं उस टाइप की चीजें ना, नीट में टेस्ट सीरीज वगैरह में मॉड्यूल वगैरह में आपको कई जगह मिल जाएगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड में हम कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए।
ये तो ये मान लिया हमारा क्या है, एसिडिक अमीनो एसिड है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जब एसिडिक मीडियम होगा, वेरी लो पीएच, वेरी लो पीएच पे कैसी फॉर्म में रहेगा ये, कहाँ पे, NH3 पे, वो NH2 की जगह NH3 प्लस आ जाएगा। ठीक है, वेरी लो पीएच पे ये फॉर्म आ गई। जैसे जैसे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, पीएच को थोड़ा बढ़ाना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, पहले इनमें से कोई एक जो ज्यादा ज्यादा एसिडिक होगा, वो वाला एच निकलेगा। मान लिया लेट्स से ये वाला है ज्यादा एसिडिक है, तो ये वाला एच निकला। तो बच्चों एक एच आयन निकलते ही ये ज्यूटारायन बन गया, दिख रहा है सबको? ज्यूटारायन तो समझते हो आप लोग, है ना? एक एच निकलते ही ये ज्यूटारायन बन गया, बन गया नहीं? ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ज्यूटारायन बनता है जिस सिचुएशन में, है ना, ज्यूटारायन बनने के लिए कौन सा एच निकला उसका पीके लेना है। ठीक है, और ज्यूटारायन निकलने के बाद कौन सा पीके निकलेगा उसका उसका आपको पीके भी लेना है। मतलब इस केस में दोनों पीके लेंगे, पीके और पीके भी नहीं लेना है इस केस में, दोनों क्या लेने हैं, पीके लेने। क्योंकि एक एच निकला ये वाला लेफ्ट वाला, तो ये ज्यूटारायन बन गया। उसके बाद कौन सा एच निकलेगा, अभी भी एसिडिक वाला ही एच निकलेगा। ठीक है, तो फिर ये आगे बढ़ेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आजू बाजू वाले ज्यूटारायन के आजू बाजू वाले के लेते हैं। ये आप कैसे याद रख सकते हो? एक तो तरीका हो गया ये याद रखने का, ज्यूटारायन के आजू बाजू वाले ले लो, या फिर एक तरीका ये हो गया बच्चों कि एसिडिक वाले में, एसिडिक अमीनो एसिड में दोनों एसिड वाले पीके उठा लो, एसिड वाले में दोनों एसिडिक वाले पीके उठा लो। बताओ मेरे को समझ में आ रहा है? याद रहेगा ये? ठीक है, अर्नब समझ आ रही बात? मेहर? तो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। तो अर्नब मैंने क्या बोला कि ज्यूटारायन कब बन रहा है, पहला एच निकलते ही ज्यूटारायन बन गया। ठीक है, पहला एच निकलते ही ज्यूटारायन बन गया। तो ज्यूटारायन जब बन रहा है, उसके ज्यूटारायन बनने के लिए जो एच निकल रहा है उसका, उस पोजीशन का पीके, उस ग्रुप का पीके, और जो उसके बाद निकल रहा है उसका पीके, उन दोनों का पीके लेते हैं हम। तो सीधी सीधी सी बात आ गई कि एसिडिक अमीनो एसिड में दोनों पीके उठाने। अच्छा, पहले कौन सा एच निकलता है ये आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से याद है? पहले वो वाला पीएच, वो वाला एच निकलता है जो ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, जिसका पीके कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो छोटे वाले पीके उठाने हैं आपको। अब समझ में आई बात? ठीक है ना? यस सर। तो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए स्मॉलर पीकेज, उनका एवरेज लेना है आपको। ये इस तरह से याद कर लो। ठीक है बच्चों, एक बार नीट में भी आया वैसे ऐसा क्वेश्चन ना। ठीक है, तो आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है। अब और क्लियर हो जाएगा जब हम देखेंगे बेसिक अमीनो एसिड। फिर एक बार वापस से एक दो क्वेश्चन भी मैं इस पे ढूंढ के करा दूंगा। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड कैसा होगा जिसमें दो NH2 होंगे, है ना भाई? ये बेसिक अमीनो एसिड है हमारा। अब इसमें समझना बच्चों, इसमें आपको क्लियर होगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, है ना?
कैसे देखना ध्यान से, वेरी लो पीएच पे, ठीक है अनुराग, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत पूछते रहो भाई, कोई भी डाउट हो तो यार, है ना, चुपचाप सुन बैठो। वेरी लो पीएच पे दोनों पे H+ चिपक गए, ऐड हो गए, ठीक है। अब धीरे धीरे एसिडिक नेचर की तरफ, और एसिड से धीरे धीरे बेसिक नेचर की तरफ जाएंगे। पहले किसका H निकलेगा? ऑब्वियसली पहले एसिड का H निकलेगा, क्लियर है? अभी ये ज्यूटराइन बना क्या? नहीं बना, है ना। पिछली बार ऊपर जब था तो पहली बार में ज्यूटराइन बन गया था, इस बार अभी ज्यूटराइन नहीं बनाना मुझे। ओवरऑल क्या है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, समझ में आ रहा है? और आगे अब मान लिया मैंने कि नीचे वाला NH3 ज्यादा एसिडिक है, उसका H निकला, ऑल राइट, बात समझ आ रही है बच्चों कुछ कुछ? अब जाके ज्यूटराइन बन गया, तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि ज्यूटराइन जब बन रहा है वो वाले पीके उठाने ना, ठीक है। तो इसका पीके यानी कि नॉर्मल वाले NH2 का पीके भी उठाना है आपको, ठीक है। और फिर इसके बाद ज्यूटराइन बनने के बाद दूसरा H निकलेगा उधर से, इसको तो जहां पे ज्यूटराइन बन रहा है उसके उसके बनने के लिए और उसके बनने के बाद जो हो रहा है उस पे हमें फोकस करना होता है, पीएच निकालने के लिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए। या फिर बच्चों आपका शॉर्टकट यही आ चुका है कि एसिडिक अमीनो एसिड में छोटी छोटी वैल्यूज, एसिडिक मतलब क्या होता है, जिसमें पीएच क्या हो, कम हो, वो कम पीएच पे। और जो बेसिक अमीनो एसिड है वो ज्यादा पीएच पे। ज्यादा पीएच क्या आएंगी जब हम बड़े वाली वैल्यूज को, है ना, इसका पीके, इसका पीके भी, इसका पीके भी, तो पीके बी प्लस पीके बी 2/2, इस तरह से इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालेंगे। अब बताओ बच्चों, ये कुछ कुछ चमका, समझ में आई बात? ऑब्वियसली मुश्किल चीज है ये। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, अब आ रही है सर। अब आ रही है? क्या कुछ मिस हुआ? क्या मिस हुआ भाई बताओ? सर वही फॉर्मूला बता रहे थे। हाँ, तो यही मैंने ये बताया कि बेसिक अमीनो एसिड में हम पीकेबी वैल्यूज को उठा लेंगे या बड़े वाली वैल्यूज को उठा लेंगे, ठीक है। क्या नाम है रुद्रांश? यस सर। तो ये थोड़ा सा टफ चीज है, लेकिन इस पे आप 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो आपको फिर ये चीज याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी करना क्या है। तो ऑब्वियसली बोर्ड में तो सिर्फ डेफिनेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो आपको ध्यान रखना है, गेट पीएच व्हेन amino acid exists as zwitterionic form and do not move towards any electrode, and do not move towards any electrode is called isoelectric point। क्लियर है? सबको समझ आ रही है चीज? ठीक, इतना तो समझ आएगा सबको, है ना। और अगर नॉर्मल है तो फिर तो उसमें सीधे सीधे दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है। एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के केस में आपको ध्यान देना है कि कौन सी वाली वैल्यूज को डिवाइड बाय 2 करना है, छोटे वाली वैल्यूज को या बड़े वाली वैल्यूज को। हाँ जी बताओ अर्णव, क्लियर है ये? मेहर? यस सर। ओके, अनुराग समझ में आ गई बात? ईशा, पायल, नव्या?
कल मैं आपको ये फोटो दिखा पा रहा था, तो जो ये समझ में आ गया था सबको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो दो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, उनका OH और OH, उनके दो OH जुड़ के पानी उड़ा के क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये समझ में आ गया था बाद में सबको। C1 और C2, C1 ऑफ ग्लूकोज C2 ऑफ फ्रक्टोज के साथ ज्वाइन होता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये सब हमने कल पढ़ा था। फिर ये आगे जो हमारे नेचुरल अमीनो एसिड्स, ये वो टेबल है जो मैं बोल रहा था आपको। ग्लाइसिन में ग्लाइ H है, R क्या है, H। एलानाइन में R क्या है, CH3, ठीक है। तो R डिफरेंट है, R अलग अलग डालते आ रहे हैं। अब ये पूरी अजीब सी गंदी सी टेबल है, तो मेंस वाले तो हद ही मचा देते हैं। वो तो इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछे उन्होंने। सर ये सारे लर्न करने पड़ेंगे? वही तो बोल रहा हूँ, मेंस में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, कर सकता है तो तू कर लियो, मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा, है ना। मतलब मैं तो नहीं कर सकता है सीरियसली। ठीक है, तो ये कैसे याद करना है? वो नहीं मुझे पता। ठीक है, ना इसमें वो मेंस में एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं यार इसमें, कि हमें अगर ये नहीं याद है तो वो क्वेश्चन नहीं हो सकते जैसे, है ना। ये छोड़ दे फिर, ये याद तो रहेगा नहीं फिर। याद नहीं रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है ना यार ऐसे सर क्वेश्चंस। इसमें से कोई एक दो जो इम्पोर्टेंट हो। वही वही जो मैंने बताया ना कि पहले वाले लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एलानाइन, वेलिन, ये सब थे। हो जाएगा। एक तो पहले तीन याद कर लेना बच्चों, और फिर इसमें ये जो आए हैं आपके 6th 7th 8th 9th, ये इसलिए क्योंकि 8th और 9th एसिडिक हैं, और 6th और 7th क्या है, बेसिक है, ठीक है। तो आप ये 6 7 8 9 और ऊपर वाले तीन, ये सात याद कर सकते हो। क्लियर? ठीक है सर। इसमें कुछ ये बायो वाले बताएंगे, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिन पे स्टार लगा हुआ, वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर ये आपको क्लासिफिकेशन में आ गया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, depending upon the relative number of amino and carboxyl groups in their molecule. An equal number of amino and carboxyl groups makes it neutral. More number of amino makes it basic, and more number of carboxyl makes it acidic. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ज्यूटरायन आपको समझ में आई गया, ज्यूटरायनिक फॉर्म। ये जो फॉर्मूला बताया इसमें है नहीं, एनसीईआरटी में आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में बताने, मतलब हाँ, आइसोइलेक्ट्रिक बॉन्ड की डेफिनेशन तो आ जाती है बोर्ड्स में भी। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पीएच वगैरह पूछ सकते हैं, उसकी कैसे निकालते हैं। क्लियर एवरीवन? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स ये तो बता ही दिया, ग्लाइएला, है ना। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, ग्लाइएला क्या होता है, ठीक है बच्चों। डाइपेप्टाइड क्या होता है, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ये सब हमने देख लिया। तो अमीनो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, उसके बाद बच्चों फिर हमें थोड़ा बहुत ये, अब ये तो मतलब वो है कि प्रोटीन से कम ही पूछा जाता है वैसे तो, बायो वाला पोर्शन ज्यादा है। ये प्रोटीन्स में फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं कुछ, when polypeptide chain run parallel and held together by hydrogen and disulfide bonds, जैसे ये स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, वो एग्जांपल्स है केराटिन एंड मायोसिन, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये मैं लिख पाऊंगा। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, अच्छा जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनको बोलते हैं भाई फाइब्रस। when run parallel and are held together, polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds. ग्लोबुलर में polypeptides coil around to give a spherical shape, coil around कर जाते हैं। अच्छा, बायो वाली पढ़ाएंगे तो ठीक है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स और अबाउट, ओहो ये है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अच्छा ठीक है ना। तो ये सब चीजें बस हम लिख लेते हैं एक बार। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता है, उनको ब्रेक करना, है ना। जब
एग बॉईल होता है तो वो डीनेचुरेशन का एक कॉमन एग्जांपल है, एग को बॉईल करना। ये सब हमको और देखना है, फिर प्रोटीन्स आपका खत्म। तो प्रोटीन्स की मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे नाम दिए गए हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर, ये सब। When polypeptide chains run parallel run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds. इनमें जो प्रोटीन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग रहती है आपस में CONH ग्रुप की वजह से, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो चाहे ये हो, सब में एच बॉन्डिंग का सीन तो रहता ही है, वो तो आपने देख लिया। सब में थोड़ा एच बॉन्डिंग का सीन होता है, ठीक है। सो ग्लोबुलर प्रोटीन्स, when chains of polypeptide coil around to give a spherical shape. These are soluble in water. For example, insulin. Insulin is example of globular protein. Fibrous globular proteins ध्यान रख लेना आपको, तो है ना। और ठीक है यार, ये तो है ना, सब बायो वाली चीजें ज्यादा आ गई है। तो आपको ये बस अमीनो एसिड क्या होता है, जुड़ते कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये सब है ना, ये सब कॉमन चीजें हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में आप एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, पेप्टाइड बॉन्ड में कि CONH में पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है उसमें जो रेजोनेंस का भी सीन है, किसका सीन है, रेजोनेंस का, ठीक है, कॉन्जुगेशन का। तो CN पे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी रहता है, CN पे थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये कॉमन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पेप्टाइड बॉन्ड की पूछ सकते हैं, ठीक है, कि CONH में रेजोनेंस की वजह से CN पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो समझ आ गया सबको ये बात। ओके, उसके बाद है विटामिन्स। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन एक वो है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब किसी का कोई स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना हमने, स्ट्रक्चर सिर्फ किसका पढ़ना था, ये प्रोटीन्स और इसका। अब इसमें बस आपको याद रखना है सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो विटामिन होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट एंड इन स्मॉल अमाउंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। विटामिन
क्या होते हैं कोई नहीं पूछने वाला केमिस्ट्री में, सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड एज, सर इसके टाइप्स भी पूछेंगे? हाँ ये पूछ सकते हैं कि किस किस फॉर्म में इसको क्लासिफाई करते हैं, और ये याद होना चाहिए कि कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल। मेरे को तो एक ही क्वेश्चन याद है इसका कि भाई ये आता था, बहुत कॉमन होता था, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, ए डी ई के, है ना, और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, बी और सी। सर अब डायरेक्ट ये तो नहीं पूछेंगे फिर कॉलीकैल्सिफेरॉल क्या है ये सब? ओ यार ये मुझे ही नहीं आता, ये क्या पूछेंगे, ये तो यार बायो वालों से पूछ, मतलब बायो के पेपर में पूछेंगे ना, इसमें केमिस्ट्री पेपर नहीं पूछेंगे यार, ये सब टेंशन मत लो। केमिस्ट्री पेपर में सिर्फ आपको बच्चों ये आएगा कि ना स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, रिएक्शंस पूछ ली जैसे उसकी ग्लूकोज फ्रक्टोज की, है ना, बस टेंशन नहीं लेने का है ना, वो सब बाकी बायो वालों से पूछेंगे, बायो के पेपर में पूछेंगे ना, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। फैट फैट soluble vitamins which are soluble in fat and oil and not in water. For example, क्या एग्जाम्पल है, विटामिन ए डी ई एंड के, और है वाटर soluble विटामिन जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, ऑयल और फैट में नहीं होंगे। कौन कौन से, विटामिन बी एंड सी, ठीक है। अब जो ये है ना, ये भी देखो मेंस में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे ये टेबल बना हुआ है इसमें एनसीईआरटी में कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी बेरी, है ना, ये जनरल नॉलेज हम 9th 10th में भी पढ़ते थे, और उसका पूरा टेबल बना हुआ है ना। तो इफ पॉसिबल, मतलब वही मेंस का, अगर हमें मेंस में कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल, है ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है अजीब सा, तो कई बच्चे छोड़ छोड़ देते हैं यार, एक क्वेश्चन को करने के लिए इतना नहीं याद कर सकते कि इसका पूरा एक एक चीज याद कर लें। तो किस्मत की बात है आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया है ना। तो ये है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग गम्स, ये सब इसमें लिखा हुआ है। विटामिन डी की एफिशिएंसी से रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं। तो कुछ ये जनरल नॉलेज से भी याद रख सकते हो जो है ना, वरना आपको, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत आप लोगों को टाइम लगाने का कोई फायदा होता है, क्योंकि एग्जाम में हम भूल भी जाते हैं, एक बार कितनी बार याद करोगे, और बहुत कुछ है याद करने के लिए, ठीक है। तो एडवाइजेबल यही होता है इसको छोड़, ऐसी चीजों को, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आया तो छोड़ दिया जाता है केमिस्ट्री में, तो है ना, क्योंकि 25 में से 25 क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं होता, जितने हैं 25 में से 22-23 करो, उनको उनको सही करो, ठीक है, समझ आ रही बात सबको। तो एक बार ये मैं दिखाई देता हूँ आपको, टेबल लेबल कहाँ क्या है, ये सीन क्या चाहते हैं आपसे, क्या याद करवाना चाहते हैं आपको, ये इंजीनियर्स को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप लोग। ये जो टेबल है ना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। और एक आधा क्वेश्चन मेंस में ऐसा आया हुआ भी है ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि मेंस में कुछ भी डाल देते हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये इस टाइप से। क्लियर एवरीवन, समझ आ गई सबको यहाँ तक बात? यस सर। हाँ, तो जो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, इसमें कॉन्फिडेंट रहने का है, अपने को प्रोटीन्स और उस पर ज्यादा आपको फोकस रखने का है पूरा अपना, है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रोटीन्स इन सब पे, जिसमें भी जहाँ पे भी सर ये व्हीट जर्म ऑयल क्या है? कहाँ दिख गया सर ये विटामिन ई के सामने, सर ये जो है ना वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जर्म ऑयल। होता होगा कुछ, सनफ्लावर ऑयल तो पता है,
व्हीट जर्म ऑयल तो लिखना, कोई सा होता होगा यार तेल, व्हीट के जर्म्स का ऑयल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बच्चों, उसके बाद इसमें है न्यूक्लिक एसिड्स, जिसमें डीएनए आरएनए ये सब आ जाता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, थोड़ा सा ये भी हमें याद रखना होता है कि भाई केमिकल कंपोजिशन क्या है न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, ये आपको याद रखना होता है कि जब हमने डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो एक तो पेंटोज शुगर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस, ये मिलते हैं, बेसिस मिलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या होते हैं बेसिस, ठीक है। तो पेंटोज शुगर तो आप जानते ही हो, अभी ये जो नीचे बना हुआ है वर्ड प्रोजेक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेंटोज शुगर। तो डीएनए और आरएनए का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है, एक तो पेंटोज शुगर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलते हैं, और बेसिस मिलते हैं, तीन चीजें, ठीक है। इन डीएनए मॉलिक्यूल्स कौन सा शुगर होता है, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज, वेयर एज इन आरएनए इट इज बीटा डी राइबोज। आरएनए में ये लेफ्ट वाला होता है और डीएनए में ये राइट वाला होता है, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोज। ऑब्वियसली नहीं याद हो पाएगा। ये इस पे क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, मेंस में भी आया हुआ है, डीएनए में कौन से 4 बेसिस होते हैं, है ना। अब ये एजीसीटी कैसे भी आप इसको याद करो, डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। आरएनए में भी 4 बेसिस होते हैं, पहले 3 बेसिस सेम है लेकिन चौथा डिफरेंट है, फोर्थ वन इज यूरेसिल। तो एक में थाइमिन है, एक में यूरेसिल है, ये याद करना। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मेंस में भी आया हुआ है, एंड इनफैक्ट बोर्ड में भी आपसे पूछ सकते हैं कि डीएनए में कौन से 4 बेसिस होते हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन इन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये भी मैं लिखवा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। समझ आ रहा है सबको, ये सब आपको बच्चों याद करना है। क्या करें ना केमिस्ट्री में, ये सब गंदी गंदी चीजें आपको याद करनी है। तो न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स के कंपोजिशन कैसे पता चला, उसका हाइड्रोलिसिस किया। ऑन हाइड्रोलिसिस न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं बेसिकली डीएनए एंड आरएनए, गिव पेंटोज शुगर, phosphoric acid एंड बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। डीएनए में और आरएनए में क्या क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। डीएनए में तो बच्चों कह रहे हैं कि इन डीएनए बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, ये वाला शुगर होता है। कौन सा पेंटोज शुगर होता है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। ये कोई बताएगा मेरे को, बायो वाला अनुराग बताएगा। अनुराग ये सब पढ़ा हुआ है तुमने बायो में? यस सर, पढ़ा है। अच्छा कर, तुम हंस रहे होगे फिर तो यार कि ये सर क्या सर को आता होता है, नहीं क्या बोले जा रहे हैं। कुछ सही से बता दो मुझे, कुछ गलत तो नहीं बता रहा मैं। बायो वाले चुपचाप से बैठ के हंस रहे होंगे, नब्बे गलत बात है ये। नब्बे बता दे सही सही क्या क्या सही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे को नहीं आता यार ये सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो डीएनए में क्या क्या होते हैं बच्चों, कौन से 4 बेसिस होते हैं, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ओके। एजीसीटी, एजीसीटी, ये हो गया एडेनाइन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, ठीक है। आरएनए में बच्चों उसमें भी 4 बेसिस होते हैं, ये याद करना है यार आपको, कोशिश करके प्लीज। इस पे आ जाता है क्वेश्चन। चौथा इसमें यूरासिल होता है, थाइमीन की जगह यूरासिल, यही होता है ना नव्या, सही बोल रहा हूँ? एनसीईआरटी में लिखा है यार,
बाकी कुछ अलग होगा तो बायो वाले बताएंगे। ठीक है अर्नब, ये याद करना है। ठीक है मेहर। तो अगर इतना रटना हो तो बायो नहीं ले लेता मैं। हाँ मतलब मेरी अप्रोच यही होनी चाहिए। वेरी गुड है ना। मैं तो एक आधा क्वेश्चन हम तो ये छोड़ देते थे, कौन इतना पढ़ी करेगा, छोड़ो है ना। बाकी क्वेश्चंस में से उखाड़ देंगे जो पढ़ना है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बच्चों ये इस तरह से होते हैं ना, बेस लगा हुआ होता है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं इनको, तो पेंटोज शुगर पे बेस लगा हुआ है, OH की जगह बेस लगा हुआ है, और फिर ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। इसकी लिंकेज का नाम होता है, क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 and 3 कार्बन एटम्स। अभी देखना यहाँ पे हट गया, इस तरह का स्ट्रक्चर आया था बच्चों को, देखो खतरनाक सा। ये बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से दोनों ज्वाइन हो गए, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन हो गए, इस तरह से बनता है। ठीक है। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है पूरा, फॉस्फोरिक एसिड अलग हो जाता है, वो शुगर अलग हो जाता है ना। सारे हाइड्रोलिक ज्वाइनिंग कैसे होती है, सब पानी उड़ा के होती है, सारी ज्वाइनिंग वही पानी उड़ा के होती है। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे आप, सारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, शुगर अलग हो जाएगा, पेंटोज शुगर, बेस अलग हो जाएगा, और ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है उसमें फॉस्फोरिक एसिड अलग हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात सबको? ठीक। तो बस ये बेसिक याद रखो कि किसमें कौन सी लिंकेज है। ये केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारे ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन सी लिंकेज होती है बच्चों, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है। ये आप याद कर सकते हो इसमें चाहे तो। जो मैंने बेसिस बताया आपको, 4 DNA के में कौन से 4 बेसिस देखे गए हैं, RNA में कौन से 4 बेसिस देखे गए हैं, वो याद रख सकते हो, है ना। बस इतना बहुत है याद करना है। कितना याद करोगे ये मुश्किल याद करना, बट इतना हो सके तो याद कर लेना। ओके बच्चों, बहुत मुश्किल चीज है ये, पढ़ाने में मुश्किल है और समझने में तो और ज्यादा मुश्किल है। लिख देता हूँ मैं। सर इसको छोड़ भी नहीं सकते, बोर्ड में तो आएगा ही। बोर्ड में इतना नहीं पूछते ना यार, बोर्ड में सिर्फ वही 2-3 चीजें पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा। जो मैंने ये जो बताया ना तेरे को, बेस का नाम पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा बेस है, इसलिए लिखवाया है क्वेश्चन कि बोर्ड वालों का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा बेस किस पे है, कौन सी लिंकेज किस में होती है, ये नाम पूछ सकते हैं बस। इससे ज्यादा औकात नहीं है बोर्ड वालों की पूछने की। ठीक है। उसके अलावा फिर वही सब पूछेंगे, है ना। प्रोटीन्स क्या होते हैं, है ना, और उसमें कौन सा क्या है, वो रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये सब। क्लियर है एवरीवन? समझ आ गया बात यहाँ तक? तो बच्चों ये चैप्टर भी आपका खत्म। फिर आप तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक आपका, है ना। पी ब्लॉक करना चाहते हो आप पहले? सर बट आज नहीं। आज नहीं? नहीं सर। वैसे तो बहुत हैवी हो गया होगा। पी ब्लॉक के बाद हम हमारा ये वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो पार्ट 1 का रिवाइज पूरा हम बाद में करेंगे। बाकी चैप्टर्स निपटा के, है ना, 2-3 चैप्टर और जो इनऑर्गेनिक वगैरह के बच्चे हैं वो सब। अच्छा, ऑर्गेनिक का भी एक बचा है, फिर इनऑर्गेनिक के वो सब निपटा के फिर हम इसको रिवाइज करेंगे पूरा फर्स्ट पार्ट को, बोर्ड से पहले, बोर्ड के एग्जाम से पहले। ठीक है। सर हमारा तो फिर अक्टूबर के पहले सारा हो जाएगा। हाँ मतलब सिलेबस तो हो ही जाएगा ये सितंबर। सिलेबस तो अभी यार कर लेंगे, 12th का तो अभी हो जाएगा मेरे ख्याल से, सितंबर एंड तक ही, सितंबर में बीच में ही हो जाएगा। और उसके बाद हम रिवीजन भी कर लेंगे एक बार 12th का पूरा, मतलब जो जो बोर्ड में आ रहा है उसका। क्योंकि मैं फिर यार अब इन्होंने कुछ ऐसा वो बना दिया ना, फिर वो ये लोग वो मेंस का पेपर भी डाल देंगे, तो फिर हम 11th का भी रिवाइज करना होगा। अब इन्होंने वो रायता इतना ज्यादा फैला दिया है कि 2 पार्ट में बोर्ड हो रहा है। ठीक है। और उसमें फिर बीच में हमें मेंस का भी सोचना होगा, तो उसके लिए 11th का भी रिवीजन करना होगा।
बहुत सर सारे इस बार भी कह रहे हैं कि 4 अटेम्प्ट्स होंगे मेंस के। होंगे। यस सर। 4 कब करेंगे? सर फरवरी मार्च अप्रैल मई चारों में होंगे लास्ट वीक में। ओके ओके। हाँ थोड़ा टाइम तो देना चाहिए, क्योंकि अभी जब ये अगर ये अभी ये आपका पार्ट 1 किस में है? नवंबर में ना? यस सर नवंबर के एंड में। नवंबर दिसंबर में ही है सर, हाँ तो उसके बाद फिर थोड़ा टाइम भी डेट नहीं बताई अभी। फिर हाँ 11th का रिवाइज करने में टाइम लग चाहिए। और सर एडवांस को इन्होंने जुलाई में डाल दिया है। कोरोना ने सब उल्टा सीधा कर रखा है, उल्टा क्या करें, है ना? यस सर। इस बार कहीं अभी तक तो हुआ नहीं एडवांस, पता नहीं हो जाए, but उससे पहले कहीं तीसरी लहर ना आ जाए। ये सितंबर में ही होगा ये भी। या तीसरी लहर? नहीं सर ये जो एडवांस है। एडवांस इस बार, हाँ ओके ठीक है बच्चों, चलो फिर कल हम पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। ओके बाय एवरीवन।